Welcome student in the third lecture of electrochemistry part 2. If you missed the first two lectures, please get the link from description box और वहाँ से आप पिछले lectures को देख सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने दो मेजर पार्ट्स बताए थे, जो कि एक इलेक्ट्रोलिसिस होता है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं, और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स वाला पार्ट होता है या गैल्वेनिक सेल्स वाला पार्ट, जहाँ पर हम केमिकल रिएक्शंस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अभी जो हम पोर्शन देखने वाले हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस का है, यानी कि वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस केमिकल चेंजेस। स्क्रीन पर दिखाए गए असेंबली में आपको दिख रहा है कि देयर इज वन सिंगल कंटेनर। इस सिंगल कंटेनर में जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट सॉल्यूशन कहने का मतलब है कि वाटर में जिंक सल्फेट डिसॉल्व किया है। जिंक सल्फेट में Zn2+ है और SO4 2- है, वाटर में डिसॉल्व किया हुआ। इसमें ये दो इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं। द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज एनोड, और इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी इज कैथोड। इलेक्ट्रोलिसिस के केस में बैटरी यहाँ कनेक्टेड है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलिसिस है, बिकॉज एक्सटर्नली करंट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। क्या करने के लिए? केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करने के लिए इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दैट वी हैव टेकन। तो सिंगल कंटेनर है, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोड्स बैटरी के अलग अलग टर्मिनल पे कनेक्टेड है। जो बैटरी के पॉजिटिव एंड पे कनेक्टेड होता है वो एनोड है, और जो बैटरी के नेगेटिव एंड पे कनेक्टेड है वो कैथोड है। जैसे ही यहाँ पर बैटरी से करंट मिलेगा, सो यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस आपको वर्ड ही बताया था कि इलेक्ट्रोलिसिस मीन्स लिसिस ऑफ कंपाउंड बाय करंट। तो ये जिंक सल्फेट जो है Zn2+ SO4 2- में ब्रेक होगा, और जितने पॉजिटिव जिंक आयंस है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ रश करेंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाने का कारण क्या होता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ बैटरी है, यानी कि बैटरी के इलेक्ट्रॉन सारे यहाँ से निकल के इसमें आ रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता है। इसीलिए जो चीज़ के पास इलेक्ट्रॉन कम है Zn2+ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि उसके पास दो इलेक्ट्रॉन कम है। तो डेफिशिएंट आयंस या पॉजिटिव आयंस ही नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास आते हैं इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होकर वो इसके ऊपर ही डिपॉजिट हो जाता है, इसलिए यहाँ लिखा है जिंक आयंस डिपॉजिटेड ऑन दी कैथोड मेटल इलेक्ट्रोड। ये इधर डिपॉजिट हो गए। ये हुआ प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इन केस ऑफ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, जिसमें जिंक रिड्यूस होकर डिपॉजिट हो जा रहा है। रिड्यूस होने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन यहाँ से कैथोड से लिया, और कैथोड को इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला? बैटरी से, बिकॉज कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को अटैच्ड होता है। अब ये डिपॉजिट तो हो गया, बट कितना अमाउंट में जिंक डिपॉजिट हुआ होगा? व्हाट इज द वेट ऑफ और अमाउंट ऑफ जिंक डिपॉजिटेड ऑन कैथोड? ये निकालने के लिए कुछ क्वांटिटेटिव लॉज की जरूरत पड़ती है जो फैराडेज ने दिए थे। तो हम देखेंगे फैराडेज फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडेज फर्स्ट लॉ कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड at one of the electrode in an electrolytic cell is directly proportional to the amount of electricity that passes through the cell. जितनी देर के लिए आप बैटरी ऑन रखेंगे उतना ज़्यादा उसमें करंट पास होगा, और उतना ज़्यादा ही आयंस डिपॉजिट होते जाएंगे कैथोड के ऊपर। यानी कि वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द सेल। इक्वेशन के फॉर्म में हो जाएगा ये W = AIT/NF, और W प्रोपोर्शनल टू Q आता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो वहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Z आ जाएगा, मीन्स W = Z × Q। इलेक्ट्रिसिटी Q को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो होता है I × T, करंट इंटू टाइम। तो इक्वेशन हो गया W = वेट = Z × I × T। यहाँ पे ये जो Z है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है, जिसे कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, और इजी याद रखना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि चार्ज होगा वो इनटू फैराडे, कैपिटल F यहाँ पे फैराडे है, और फैराडे की वैल्यू होते हैं 96500 कूलम्स। यही टर्म्स यहाँ पर बताए हुए हैं।
तो इसमें आपको याद इतना रखना है कि फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जितनी इलेक्ट्रिसिटी देंगे उतना ज़्यादा वेट डिपॉजिट होता जाएगा, मीन्स वेट डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिसिटी पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, द अमाउंट ऑफ केमिकल चेंज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट पास्ड। फैराडेज सेकेंड लॉ जो होता है ये भी सिमिलर ही है, ये भी वेट के बारे में ही इंफॉर्मेशन देता है, बट यहाँ पे फ़र्क इतना है कि जो फर्स्ट लॉ होता है वो सिंगल असेंबली को अप्लाई होता है। फैराडेज सेकेंड लॉ जो होता है ये सीरीज़ में कनेक्टेड सेल्स के लिए होता है, यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स कनेक्टेड होंगे, मोर देन वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। बैटरी एक ही है, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ऑल दिस सेल्स विच आर कनेक्टेड इन सीरीज। इस केस में सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग वेट डिपॉजिट कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम इक्विवेलेंट वेट की हेल्प लेते हैं। यहाँ पर दिख रहा है आपको डायग्राम में कि पहला सेल जो है ये सिल्वर नाइट्रेट का है AgNO3, क्योंकि इसमें Ag+ और NO3- आयंस है। सेकेंड सेल कॉपर सल्फेट से भरा हुआ है, Cu2+ और SO4 है। थर्ड सेल H2SO4 से भरा हुआ है, इसमें H+ और SO4 है। अब इलेक्ट्रोलिसिस जब होती है तो करंट बैटरी सर्किट में लगाते ही, जैसे इसे ऑन करेंगे की ऑन करते ही सर्किट पूरा हो गया, तो यहाँ पे नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन पहुँचने शुरू हो जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जहाँ पहुँचते हैं वो इलेक्ट्रोड कैथोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। कैथोड के पास पॉजिटिव आयन आते हैं क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रॉन देगा, और सारे पॉजिटिव आयन कैथोड के पास आकर इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होके उसके ऊपर ही डिपॉजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे H+ कैथोड के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और H2 गैस बन के बबल आउट हो जाएगा। यहाँ पर Cu2+ कैथोड के पास जाएगा और इलेक्ट्रॉन लेकर इसके ऊपर ही डिपॉजिट हो जाएगा रिड्यूस होके। और इस केस में सिल्वर आयन जो है Ag+, ये कैथोड के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन लेगा और कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। इस तरह से जो भी पॉजिटिव आयन होता है मोस्टली मेटल्स ही होंगे, या कुछ केस में H+ होगा जैसे यहाँ दिया है, वो पॉजिटिव आयन नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास यानी कि कैथोड के पास जाएगा और कैथोड से आने वाला इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होकर कैथोड के ऊपर ही डिपॉजिट हो जाएगा। अभी कितना डिपॉजिट हुआ ये निकालने के लिए सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग वेट ऑफ फर्स्ट मेटल डिवाइड बाय वेट ऑफ सेकेंड मेटल डिपॉजिटेड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ फर्स्ट मेटल डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सेकेंड मेटल। सपोज हम ये पहले दो सेल को कंसिडर कर रहे हैं, तो weight of silver divided by weight of copper will be equal to equivalent weight of silver divided by equivalent weight of copper। अब ये कैलकुलेशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट वेट जो होता है ये एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय चार्ज रहेगा। जैसे कि सिल्वर के केस में एटॉमिक वेट होता है 108, तो ये सिल्वर का एटॉमिक वेट है, बट सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन सिल्वर। तो सिल्वर पे चार्ज +1 ही होता है, इसलिए यहाँ पे 1 ही आएगा। मीन्स सिल्वर के केस में इक्विवेलेंट वेट भी 108 ही होगा। बट इन केस ऑफ कॉपर, कॉपर का एटॉमिक वेट होता है 63.5, और वो 63.5 को डिवाइड करना पड़ेगा कॉपर के चार्ज से। तो ये हो जाएगा डिवाइड बाय कॉपर पे चार्ज यहाँ 2+ है यानी कि 63/2। तो जो भी आएगा वो होगा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। इसी तरह से आपको करना है, एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी और चार्ज करना होता है टू गेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ रिस्पेक्टिव आयन। इस तरह से सेकेंड लॉ हेल्प करेगा अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिटेड निकालने में। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, पोलराइजेबल, नॉन पोलराइजेबल, वर्किंग एंड काउंटर इलेक्ट्रोड एंड रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तब तक के लिए आपको इलेक्ट्रोलिसिस वाला पार्ट, इलेक्ट्रोलिसिस के दोनों लॉज ये अच्छे से पढ़ लेने हैं, इनके क्वेश्चन सॉल्व करने, नोट्स पढ़ने हैं, और पिछले लेक्चर्स भी अगर मिस किए हैं तो वो भी विजिट कर लेने हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।